आज इस 10 मिनट के प्रेजेंटेशन में we will have a refreshed look on Strata Control and Monitoring Plan, जो अभी CMR 2017 का पार्ट बन चुका है, पुराना रेगुलेशन सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल को रिप्लेस करके। स्ट्राटा सेफ्टी वाला एस्पेक्ट को छोड़ के भी अगर हम लोग जनरली एक्सीडेंट्स को देखें तो हम लोग एक्सीडेंट्स को 3 हिस्से में देख सकते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं जिस पे हम लोग का कुछ कंट्रोल नहीं है, उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड या पर्ल ऑफ गॉड। कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं जो होते हैं बिकॉज ऑफ आवर नेग्लिजेंस, कि हमें पता था कि इस एक्सीडेंट्स को कैसे रोका जा सकता था, बट हम उसको ड्यू टू सम पर्सन बीइंग नेग्लिजेंट अबाउट द सिचुएशन वो एक्सीडेंट हो जाता है। और एक तरह का एक्सीडेंट होता है जो रिजल्ट होता है हमारे जानकारी के अभाव का या फिर इग्नोरेंस। मतलब अगर हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी गैदर करके रखते और सिचुएशन को समझ के रखते तो वो एक्सीडेंट्स अवॉइड हो सकता था। तो ये जो रेगुलेशन 123 स्टार्टा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान है, ये चाहता है वो इग्नोरेंस वाले पार्ट को कम से कम करने का, करके रूफॉल रिलेटेड या फिर स्टार्टा रिलेटेड एक्सीडेंट्स को कंट्रोल में लाने के लिए। तो जो पहला फर्स्ट 2 सब रेगुलेशन है वो मेनली डिफाइन करता है कि जो एक स्कैम डॉक्यूमेंट होगा जो ओनर एजेंट मैनेजर बना के सब में मैंने बांटेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स का बेसिस क्या होगा। तो वो बेसिस के बारे में जो प्राइमरी चीज़ होता है वो होता है साइंटिफिक स्टडी, जो डेटा कलेक्ट करके अपने पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह यूज़ करके उन लोगों को एक प्लान बनाना है, और वो प्लान कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी इस रेगुलेशन में अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। तो पहले ही आते हैं जो इसका जो बेसिक साइंटिफिक स्टडी है वो एक्चुअली कहना क्या चाहता है। दैट इज, जब कोई साइंटिफिक स्टडी हम बोलते हैं तो मतलब सबसे पहले हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम रिलेवेंट डेटा गैदर करते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस में हम साइंटिफिक थ्योरीज, मॉडल्स, फ्रेमवर्क वगैरह यूज करते हैं। ये मॉडल और फ्रेमवर्क क्या है कि कोई एक विशेष तरह का क्वेश्चन है, जैसे स्कैम के केस में कि मेरा स्टार्टा है उसमें कैसा डिजाइन बनाने से किस टाइप का स्टेबिलिटी मिलेगा, ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है स्कैम में। तो उसके लिए हमें स्टार्टा से रिलेटेड फोल्ड जॉइंट्स, रॉक का स्ट्रेंथ वगैरह हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये अभी फ्रेमवर्क क्या करता है कि हम लोग सेम चक्के को बार बार इन्वेंट ना करके, पहले कोई आदमी अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई मेथड डेवलप करके गया है उसको हम उठा के अपने केस में इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि सेम चीज हम लोग को बार बार ना करना पड़े। तो ऐसा ही एक फ्रेमवर्क है रॉक मास रेटिंग, जो जब स्कैम के लिए जब साइंटिफिक स्टडी करवाया जाता है, ये एक चीज हम लोग देख हम मैंने माइंस की तरफ से करवाया जाता है, आरएमआर करवाया जाता है उस एरिया का। उस आरएमआर रेटिंग मिलने के बाद उस स्ट्राटा में कोई अगर हम ओपनिंग करते हैं तो कब तक उसका रूफ को हम किस लेंथ तक अनसपोर्टेड रख सकते हैं, सपोर्ट डिजाइन किस तरह का होना चाहिए, उसका हमें एक थंब रूल, एक आंसर मिल जाता है। तो आरएमआर एक साइंटिफिक स्टडी का एक बेसिकली पार्ट हो जाता है। तो आरएमआर क्या करता है, वो रॉक मास को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शंस देता है। तो रॉक मास जो बनता है वो रॉक से बनता है, और रॉक में एग्जिस्टिंग जो फॉल्ट जॉइंट्स, वहाँ का जो जॉइंट्स के बीच में फिलिंग क्या है, उसका वाटर कंडीशन क्या है, इसका मिला जुला एक इफेक्ट होता है रॉक मास। तो अभी जॉइंट्स भी, एक रॉक के अंदर जॉइंट्स भी बहुत तरह के होते हैं तो रॉक मास बेसिकली एक, मैंने उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो इसी से ही आगे चल के हमें पता चलता है कि वो स्ट्राटा में अगर हम कोई ओपनिंग बनाए तो उसका स्टेबिलिटी कहाँ तक होगा।
यहाँ पे एक नोट करने लायक चीज है कि स्ट्रक्चर सिविल वाले भी बनाते हैं, माइनिंग वाले भी बनाते हैं, बट सिविल वालों के पास क्या है कि कौन सा मटेरियल उनके पास है वो उनके पास चॉइस करने का एक ऑप्शन रहता है। बट माइनिंग वाले के लिए क्या है कि जो स्ट्राटा हमें मिला है उसी में हम लोगों को ओपनिंग्स क्रिएट करना है। तो माइनिंग वाले के लिए जो एडिशनल चैलेंज होता है उस स्ट्राटा को अच्छे से समझना। तो जब हम आते हैं जब आरएमआर के बारे में, तो हम उस रॉकमास का उस सारे जो हजारों ऑप्शंस होते हैं उनमें से कुछ प्राइमरी जो बहुत ही प्रोमिनेंट चीजें हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनका कंडीशन देख के हम उसको एक रेटिंग देते हैं 100 मार्क्स में। तो उस 100 मार्क्स में कौन से मेन 5 क्राइटेरिया में कौन से चीज में कितना वेटेज है वो हमें इस टेबल में दिख रहा है। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ रॉक मटेरियल को 15% का वेटिंग दिया गया है। रॉक का जो आरक्यूडी होता है पूरे जो स्ट्राटा का या सीम का, उसमें 20% वेटेज है। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा वेटेज डिसकंटिन्यूज में जो मैंने वहाँ पे जो जॉइंट्स है उनका जो कंडीशन है उसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। क्योंकि एक रॉक मास अगर आप सोचते हैं तो वहाँ का जो वीकनेस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीक प्लेन है वही डिसाइड करेगा उसका स्ट्रेंथ कितना है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो डिसकंटिन्यूटीज ही है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो जब वैज्ञानिकों ने जब आरएमआर सिस्टम को डेवलप किया तो उनको लगा कि यही मैंने कंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी का ही सबसे बड़ा रोल होता है। उसके बाद एक और चीज होता है आरएमआर रेटिंग में, वो है एडजस्टमेंट्स। मतलब कुछ कुछ ओरिएंटेशन है जो आपके ओपनिंग के लिए ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि अगर आपका रोडवे के साथ ही अगर वो स्ट्राइक्स पैरेलल हो, माने जो एग्जिस्टिंग जॉइंट्स का, तो रूफ फॉल के संभावनाएं थोड़े बढ़ जाते हैं। ऐसे ही सिचुएशन को देख के एक पेनल्टी की तरह एक एडजस्टमेंट ऐड किया जाता है आपके फाइनल आरएमआर रेटिंग में। तो आपके वर्किंग के लिए एक जब आपको आरएमआर मिल जाता है उसके बेसिस से आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं रिलेटेड टू आवर डिजाइन एंड ऑल, माने कैसे हम लोग अपना ओपनिंग्स को डिजाइन करेंगे। तो ये पुराने जो पहले के जो साइंटिस्ट हैं वो लोगों ने जब आरएमआर वो लोग जब एस्टेब्लिश कर रहे थे इस थ्योरी को, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया। अलग अलग तरह के स्टार्टा में जाके उन्होंने ओपनिंग क्रिएट करके देखा कि कितना रूट स्पैन कितना टाइम तक टिक रहा है। वैसा करके ही बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके उन लोगों ने डेटा को प्लॉट किया। फिर प्लॉट करके उन्होंने एक ट्रेंड देखा। उसी ट्रेंड से ये हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए कि आरएमआर वाला जो पॉइंट बन रहा है वो बहुत वैरायटी टाइप ऑफ माइनिंग ओपनिंग के लिए काम करता है। ऐसे करके आरएमआर एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क की तरह डेवलप हुआ, ताकि आरएमआर वाला तब सिस्टम जो कुछ लोगों ने डेवलप किया था अपने खदान में काम करने के लिए, उसको हम लोग अपने वाले खदान में भी अप्लाई करें तो हमें एक अच्छा खासा सोल्यूशन मिल सकता है। ये यही जो डेटा का जो में जो ट्रेंड दिख रहा है वही ट्रेंड ये प्रमाण करता है। अभी साइंटिफिक वाला जो बेसिस के बाद और अपना जो रेगुलेशन 123 और भी बहुत कुछ बोलता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट स्कैम बनते सबके साथ मिलके उसको डिसमिनेट करना है ताकि सबको पता चले अच्छे से क्या है। माने फिर सब रेगुलेशन 5 ये भी बोलता है कि स्कैम सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन का है माइंस में। और बस स्कैम बनाने से भी नहीं होगा, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग हो चलते रहना चाहिए। जो सपोर्ट डिजाइन स्कैम में एक्सप्लेन है वो सपोर्ट ठीक ठाक काम कर रहा है क्या, सपोर्ट में क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसको भी देखने का प्लानिंग भी स्कैम में बताना होता है। फिर जब जो लोग इस कैंप को फ्रंट लाइन में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे उन लोगों का भी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। वो भी रेगुलेशन बता देता है कि इस कैंप में ये भी प्रोविजन रखना है कि ये सब चीज़ें भी कवर हो। और स्कैम के साथ वो भी इम्पोर्टेंट है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मेन एंड मटेरियल की ज़रूरत है उसके लिए भी कैसे क्या मैनेज करना है, वो सब चीज़ें भी दिमाग में रखना है। तो ओवरऑल मैंने एंड ऑफ द जो कंक्लूजन ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। तो वो साइंटिफिक अप्रोच लेना है, ये स्कैम हमें बताता है। और उनमें से जो अभी हम लोग जनरल प्रैक्टिस होता है वही हम लोग साइंटिफिक स्टडी करवा के अपना स्टार्टा का स्टडी करवाते हैं एक्सपर्ट लोगों से। वो लोग अपना ओपिनियन देते हैं, अपना
डेटा कलेक्ट करके। फिर उसके बाद खदान के मैनेजमेंट के साइड से हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो, जो कि कोल माइन रेगुलेशन हम लोग को ऑलरेडी बता के रखा है कि इसको कैसे करना है। तो उसको कंप्लाई करते हुए हम लोगों को ये आशा रहता है कि रूफफॉल रिलेटेड एक्सीडेंट्स एटलीस्ट हमारे खदानों में ना हो। तो यही था आज के लिए। तो धन्यवाद।